जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 3 अप्रैल है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों यानी करंट अफेयर्स से होता है। और न केवल हम उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड जो बेसिक स्टैटिक्स जीके है उस पर भी हम लोग एक दृष्टि डालेंगे ताकि हमारे परीक्षाओं में बनने वाले जो प्रश्न हैं अगर बेसिक से ही बनते हैं तो उसके उत्तर हम आसानी से दे सकें। तो इसी के साथ ही वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो दोस्तों इसी के साथ ही चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर जो आप लोगों से पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही में अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ऑप्शन था बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया गया जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। और ये कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश के ज़िले में गोरखपुर ज़िले में अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर होगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? कौन सी रिपोर्ट? भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर। तो ऑप्शन थे स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर रिपोर्ट को जारी किया है और इसमें अस्पतालों, चिकित्सा उपायों और इसके साथ साथ उपकरणों, स्वास्थ्य बीमा, डेली मेडिसिन और इसके आदि के जो निवेश हैं उस पर जो निवेश के अवसर हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। तो वहीं अगर नीति आयोग पर एक दृष्टि डालें तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को थिंक टैंक के रूप में अस्तित्व में आया था। नीति आयोग यानी कि नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और इसका मुख्य कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का विजन और उसके लिए जो रणनीतिक मसौदा है, एक स्ट्रेटेजी है, उसका निर्माण करना है, उसको बनाना है इसका और उसके लिए कार्य योजनाएं तैयार करना है, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है ताकि न्यू इंडिया का निर्माण किया जा सके। तो इसी के साथ ही केंद्र सरकार की नीति निर्धारण संस्था के रूप में नीति आयोग देश भर के सुझाव आमंत्रित करके और जन भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। उसके साथ साथ राज्यों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है ताकि भारतीय संघवाद की जो एक परंपरा है या जो एक स्ट्रक्चर है भारतीय संघवाद का, फेडरलिज्म का, वो भी बरकरार बना रहे। इसके साथ ही अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी और इसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर जो है वो नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग योजना आयोग की भांति भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित एक निकाय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया एक बॉडी है, एक निकाय है और इस प्रकार ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये संविधानोत्तर निकाय होने के साथ ही यह गैर विधिक निकाय है यानी कि जिसका संसद के किसी वैधानिक संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा ये अधिनियमित नहीं है। ये कोई वैधानिक निकाय नहीं है यानी कि ये ना तो संवैधानिक है, ना ही संविधान में से कहीं जिक्र है नीति आयोग का और ना ही इसको बनाने के लिए संसद द्वारा किसी प्रकार का कानून या विधि का निर्माण किया गया है। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो अगला आगे अगर हम देखें तो इसमें पाते हैं कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो उसी तरीके से अभी जो इसकी जगह योजना आयोग की जगह नीति आयोग है तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री ही होंगे। इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे, किसके? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में जो है वो राजीव कुमार है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है वर्तमान में? अमिताभ कांत है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 टूर्नामेंट का आधिकारिक गीत क्या होगा? तो यहाँ पे जो आधिकारिक गीत रखा गया है, क्या रखा गया है? गर्ल्स गैंग, गर्ल्स एम्पावरमेंट, गर्ल्स क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गर्ल्स गैंग। गर्ल्स गैंग इसका आधिकारिक गीत रखा गया है आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के लिए। गिंग विगमोर
द्वारा लिखित गीत है गर्ल्स गैंग, महिला सशक्तिकरण गान है और इसको आधिकारिक गीत बनाया गया है किसका, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का। और ये टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक निर्धारित है और इसकी मेज़बानी जो है वो न्यूजीलैंड करेगा। 2022 में होगा ये 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा इस टूर्नामेंट का, यानी कि आईसीसी महिला विश्व कप का टूर्नामेंट किया जाएगा 2022 में। और किस देश में किया जाएगा, न्यूजीलैंड में किया जाएगा। तो 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का ये 12वां संस्करण होगा, यानी कि 12वीं सीरीज़ होगी विश्व कप की 2022 आईसीसी महिला विश्व कप की। तो इसी तरीके से आईसीसी पर एक दृष्टि डालें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर एक दृष्टि डालें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है और यह 2009 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, अभी वर्तमान में आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। और इसके साथ ही अध्यक्ष जो हैं इसके अभी वर्तमान में कौन है, ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं और सीईओ मनु साहनी हैं। सीईओ कौन है, मनु साहनी इसके सीईओ हैं और अध्यक्ष अभी वर्तमान में ग्रेग बार्कले हैं। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। तो ये प्रश्न बड़ा ही आसान है, इसका आंसर हम दे सकते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है किसका, भारतीय रिजर्व बैंक का। तो भारतीय रिजर्व बैंक का ये 86वां स्थापना दिवस है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के द्वारा किया गया था। 1934 में एक्ट बनाया गया था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 उसके द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। और इसके बाद 1937 में स्थायी रूप से इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुंबई इसका स्थानांतरण कर दिया गया किसका, 1937 में, 1937 में इसका स्थानांतरण कहाँ किया गया, मुंबई में इसका स्थानांतरण किया गया। तो इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। और किस कमीशन की सिफारिश पर, कौन सा आयोग था जिसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर यह किया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हो गया। और इस प्रथम जो गवर्नर थे ये इसके आरबीआई के 1935 में जो गवर्नर था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 में जो गवर्नर बने थे इसके प्रथम सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करें तो सीडी देशमुख इसके प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना है। इसके साथ ही भारत की मौद्रिक नीतियों को भी ये नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीतियों अंग्रेजी में मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें आप मुख्य उपकरणों की अगर हम बात करें तो मुख्य उपकरणों में आप पाते हैं जैसे CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, SLR है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। इसके साथ ही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो कुछ टर्म्स हैं इसको मौद्रिक नीतियाँ कहते हैं। इसके मौद्रिक नीतियों की उपकरण है जिसको जारी करना किसका काम होता है, इसको जारी करना आरबीआई का काम होता है भारत में। और इसके द्वारा मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रवाह है या जो कितनी करेंसी इनफ्लो हो रही है उसको नियंत्रित करती है, या कितनी बाजार में तरलता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका निर्णय जो है मौद्रिक नीतियों के माध्यम से लिया जाता है। तो इसी प्रकार इसके अगर अन्य कार्य पर दृष्टिकोण डालें तो हम देखते हैं कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार का ये संरक्षण होता है। जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है हमारा, उसका संरक्षक होता है, उसका गार्जियन होता है। इसके साथ ही वाणिज्यिक बैंक और सरकार को ऋण प्रदान करता है, यानी कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं जैसे SBI है, PNB है या अदर जो दूसरे बैंक हैं उन को ये लोन देता है, लोन प्रोवाइड करता है जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पर होता है। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वही दर होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक छोटी अवधि के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। ऐसे ये सरकार को ऋण देता है, यानी कि सरकार के बैंक के रूप में काम करता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी मैंने आरबीआई से रिलेटेड एक प्रश्न करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था कि पहले सिक्किम जो था, अभी फरवरी 2021 से पहले सिक्किम आरबीआई की सेवाएं नहीं लेता था, उसका अपना पर्सनल बैंक था, वहाँ पे
स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, तो वहाँ वो उसका केंद्रीय बैंक था और उससे ही वो अपनी सेवाएं लेता था। लेकिन अभी जो है सिक्किम भी आरबीआई के अधीन आ चुका है और यानी कि सिक्किम को जो है आरबीआई अपनी सेवाएं प्रदान करेगा अब, यानी कि अब सिक्किम राज्य भी जो है अपनी जो सेवाएं हैं, बैंकिंग सेवाएं, वो आरबीआई से प्राप्त कर सकेगा। तो इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करना और करेंसी नोट जारी करना इसका कार्य है। तो करेंसी नोट जो जारी करना जो कार्य है वो किसका है? आरबीआई का है। तो आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ तक का करेंसी नोट जारी कर सकती है। अलग अलग मुद्राओं में हो सकता है 100, 50, 10, 20 या 2,000 या 500 या 200 रुपये के नोट्स जो होंगे, या फिर कहा जाए तो जो इन सभी को मिलाकर एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ तक के नोट, करेंसी नोट छाप सकती है और मैक्सिमम 10,000 का नोट छाप सकती है। मैक्सिमम 10,000 का नोट छाप सकती है आरबीआई। तो करेंसी नोट जारी करना भी आरबीआई का कार्य होता है। तो इसी के साथ चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन है 97, 102, 135, 140वां। तो इसका आंसर होगा 140वां। तो अभी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच द्वारा, उसमें 140वां स्थान है भारत का 2021 के इस रिपोर्ट में। और भारत की एक जो ये रैंक है 28 अंक घटी है इस बार। 156 देशों की सूची में भारत 140वें स्थान पर आ गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2021 के। और इससे पहले अगर देखा जाए तो 2020 में भारत 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर था और अभी जो है 140वें स्थान पर आ गया है फिसल कर। तो इसी के साथ ही विश्व आर्थिक मंच ये रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार हम देखते हैं, 2021 के अनुसार हम क्या देखते हैं कि भारत में महिलाओं की अनुमानित आय जो है केवल पुरुषों की अनुमानित आय का 5वां हिस्सा है। तो ये एक जेंडर गैप को सीधे सीधे दिखा रहा है कि भारत में जो महिलाओं की अनुमानित आय है वो केवल पुरुषों की अनुमानित आय का 5वां हिस्सा है। 5वां हिस्सा पुरुषों की एक अनुमानित आय का 5वां हिस्सा निकालें तो महिलाओं की आय निकल कर आती है। इसी तरीके से देखा जाए तो आइसलैंड 12वीं बार दुनिया का सबसे लिंग समान देश के रूप में आया, यानी कि लगातार 12वें वर्ष, यानी लगातार पिछले 12 वर्षों से इसका स्थान पहला बना हुआ है इस सूची में। यानी कि इसमें लिंग समानता जो जेंडर गैप है वो बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे महिला और पुरुष के बीच में असमानता बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। ऐसा आइसलैंड ने रिकॉर्ड बनाया है अपना एक तरीके से कि पिछले लगातार 12 वर्षों में उसके यहाँ लिंग समान देश की श्रेणी में ये पहले स्थान पर रहा है। इसी तरीके से देखा जाए तो भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। तो बाकी के जो दो हैं, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जो सबसे खराब प्रदर्शन किया है। सबसे खराब प्रदर्शन अगर दक्षिण एशिया में हम देखें या एशिया में देखें तो हम पाते हैं अफगानिस्तान का है जिसका 156 रैंक रहा है, तो सबसे खराब ही रहा है, अंतिम रैंक रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान है 153वां इसका स्थान रहा है। इसके अलावा भारत के जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनका जो प्रदर्शन है इस सूची में, इस रिपोर्ट में, वो भारत से अच्छा रहा है। जैसे कि बांग्लादेश का स्थान 65 रहा है, नेपाल का 106 रहा है, श्रीलंका का 116 रहा है, भूटान का 130वां स्थान रहा है। तो दोस्तों रिपोर्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, इंडेक्सेस से क्वेश्चन आराम से एक पुटअप हो जाते हैं। तो आप लोगों को हर एक इंडेक्स पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और किस इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग रही है और कौन सा इंडेक्स या रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो इस रिपोर्ट का जो आधार है, इस रिपोर्ट को जारी करने के जो आयाम है वो 4 आयाम है, 4 आधारों पर रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, यानी कि महिला और पुरुषों में जो भागीदारी है या आर्थिक भागीदारी, इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन है वो महिलाओं के द्वारा कितना किया जा रहा है या उनको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल रही है, अवसर कितने प्रदान हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगर देखें तो शैक्षिक प्राप्ति, एजुकेशनल जो सिस्टम है उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी है, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण, ये 4 आयामों पर ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। एक बार फिर से अगर मैं दोहराऊं तो आर्थिक भागीदारी, अवसर, शैक्षिक प्राप्ति दूसरा ये है, तीसरा स्वास्थ्य और जीवन रक्षा है और चौथा जो आयाम है वो राजनीतिक सशक्तिकरण है, जिसमें ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है तैयार किया जाता है। तो इन 4
आयामों पर ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो विश्व आर्थिक मंच क्या है, तो विश्व आर्थिक मंच एक स्विस यानी कि स्विट्ज़रलैंड की संस्था है जो कि गैर लाभकारी संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल है, इसमें इसको कोई भी लाभ से मतलब नहीं होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1971 में, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए और राजनीतिक, व्यापार, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है ये मंच, और ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है और जिसका कोई अपना हित नहीं है। तो इसका जो एक सम्मेलन होता है वो प्रतिवर्ष आयोजित होता है, वार्षिक आयोजित होता है, जो कि दावोस में होता है। और ये इस फोरम का, इस मंच का स्विट्ज़रलैंड के पूर्वी आल्प्स क्षेत्र में दावोस में जनवरी के अंत में वार्षिक बैठक के रूप में इसका आयोजन किया जाता है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है दावोस में होने वाला आयोजन। और दावोस में ही हर वर्ष इसका बैठक आयोजित किया जाता है। इसकी मीटिंग जो है हर साल दावोस में आयोजित की जाती है, जो कि कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। इसी प्रकार देखा जाए तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली जो दूसरी अन्य रिपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो अभी हमने देखा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसके अलावा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, इसके अलावा ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट है, इसके अलावा देखा जाए तो ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है और इसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो ये जो रिपोर्ट जारी करता है, ये कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन रिपोर्ट्स को जारी करता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। वीडियो को पॉज कीजिए, इन रिपोर्ट्स को लिखिए या ऊपर जो दी गई जो मैंने जानकारियाँ दी हैं उनको वीडियो को पॉज करके आराम से आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, कमेंट्स आपके और से अच्छे आएंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और भी अच्छी वीडियोज़ और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकें और अपने कंपटीशन को बड़ी ही आसानी से निकाल सकें। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पुरस्कार से है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है फिल्म फेयर पुरस्कार से 2021 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है इरफान खान, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो इसका आंसर होगा इरफान खान। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 जो दिया गया ये 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार है और दिग्वंत अभिनेता हैं, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी है, कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हुई थी इरफान खान की। उनको उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो इनकी फिल्म जो थी अंग्रेजी मीडियम, अभी इरफान खान की मृत्यु हुई थी कुछ समय पहले, हमने काफ़ी समाचारों में बना हुआ था, आप लोग जानते हैं इन्हें। और अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको मिला है और इसके साथ ही उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अनुभव सिन्हा की फिल्म है थप्पड़, जिसमें तापसी पन्नू मुख्य रोल में है, लीड रोल में है और थप्पड़ ने 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 7 पुरस्कार जीते हैं। सबसे अधिक पुरस्कार जीतने का जो फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं वो थप्पड़ नामक फिल्म में जीता है। और इसके जो अभी वर्तमान में तो अनुभव सिन्हा डायरेक्टर हैं थप्पड़ फिल्म के। 66वां फिल्म पुरस्कार में इनको इस फिल्म को 7 पुरस्कार मिले हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो ओडिशा दिवस, जिसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और ये हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1936 में एक अलग राज्य के रूप में ओडिशा का गठन किया गया था, जिसमें इसका गठन बिहार और ओडिशा प्रांत के विभाजन से हुआ था। यानी कि हम जानते हैं कि 1905 में, अगर इसके इतिहास को थोड़ा सा देखें तो 1905 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसे बंगाल विभाजन कहते हैं। और बंगाल विभाजन जब हुआ तो बड़े पैमाने पर बंगाल विभाजन का विरोध भी किया गया। पश्चिमी बंगाल और
पूर्वी बंगाल, 2 बंगाल बनाए गए थे उस समय। लॉर्ड कर्जन जो कि भारत के में उस समय वायसराय थे, उन्होंने बंगाल विभाजन किया था। इसके बाद तो बाहर से चले जाते हैं, लेकिन लगातार जो है इसके लिए आंदोलन चल रहे होते हैं देश में, और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया जाता है। इसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। जब जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में दिल्ली आते हैं तो वो बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। और फिर उसके बाद बंगाल के विभाजन को रद्द करने के बाद लेकिन बंगाल से बिहार और उड़ीसा प्रांत यानी कि इस प्रांतों को अलग कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो विभाजन होता है बिहार और 1911 में विभाजन किसका हुआ? बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ एक राज्य के रूप में। लेकिन अब इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 1911 में ही कलकत्ता से स्थानांतरित राजधानी का दिल्ली कर दिया गया था, जो कि स्थानांतरित हुई 1912 में। तो 1911 में अगर हम देखें तो 1911 में स्थानांतरण की घोषणा की गई भारत की राजधानी की, और फिर उसके बाद 1912 में इसका स्थानांतरण दिल्ली कर दिया गया। अब अगर हम यहाँ इस प्रश्न पर आएँ तो 1936 में, जो कि 1936 तक बिहार और उड़ीसा एक ही राज्य के रूप में थे, जिनको बंगाल से अलग किया गया था 1911 में। अब 1936 में उड़ीसा राज्य अलग हो जाता है बिहार से, और उड़ीसा प्रांत एक अलग बनता है। तो 1936 में बिहार और उड़ीसा प्रांत एक अलग अलग बनते हैं, और 1 नवंबर 2011 को हम पाते हैं कि अब उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो वहीं देखा जाए तो ओडिशा जो है भारत के पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित एक राज्य है, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत में 8वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के आधार पर 11वां सबसे बड़ा राज्य है। ये अपनी आदिवासी संस्कृतियों और कई प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ भुवनेश्वर और के आसपास के जो क्षेत्र हैं, या इसके अतिरिक्त देखा जाए तो उड़ीसा में प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, जैसे सिम्पलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है, गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य है, चिलिका झील है। इनके लिए ये बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी राजधानी हम जानते हैं भुवनेश्वर है, और इसके पास ही पुरी नामक स्थल है, जो कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो कि जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा सूर्य मंदिर है कोणार्क में, जो कि महत्वपूर्ण मंदिर है और एक ऐतिहासिक स्थल भी है, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो इसी सूर्य मंदिर का जो एक रथ है, सूर्य रथ है, उसका जो पहिया है, रथ का पहिया है, वो अभी हमारे 10 रुपये के करेंसी नोट के पीछे भी चित्रित किया गया है। तो मैं अक्सर इस चीज़ को अपनी कक्षाओं में बताता रहता हूँ कि जो भी हमारे 500 के नोट से लेकर 10 रुपये तक के जो नोट हैं, करेंसी नोट्स हैं, उनके पीछे यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों को बनाया गया, छापा गया है। यदि मैं यहाँ पर एक छोटा सा लिस्ट आपके सामने रखूँ, बताने की कोशिश करूँ, तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। जिनको नहीं पता है या जो रेगुलर हमारी कक्षाएं कर रहे हैं, उनको अगर ये पता है तो वो लोग नोट डाउन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं एक बार, ताकि उनका रिवीजन हो सके। और इसके साथ ही जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन करते रहिएगा कि जैसे अगर हम देखें तो 500 का जो नोट है, इस पर कौन सा विश्व विरासत स्थल है? लाल किला है। तो रेड फोर्ट है, इस पर लाल किला है 500 के नोट के पीछे। इसी तरीके से 200 के नोट के पीछे अगर हम देखें तो जो विश्व विरासत स्थल है वो सांची का स्तूप है, यानी स्तूप जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध पवित्र स्थल होता है, वो है सांची का स्तूप 200 के नोट के पीछे, जो कि एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को में संरक्षित विश्व विरासत स्थल है। वहीं अगर देखा जाए तो जो 100 रुपये का नोट है, जो नया करेंसी है, न्यू करेंसी है 100 रुपये की, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है रानी की वाव। रानी की वाव जो कि कहाँ है? गुजरात में है। और ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे लाल किला, दिल्ली वाला लाल किला है। 200 के नोट के पीछे सांची का स्तूप है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में सांची में स्थित है। 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव है, जो कि गुजरात में है। यह भी विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। और इससे तो प्रश्न पूछा भी गया है। अभी हाल ही में NTPC में हुआ, जो NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें प्रश्न पूछा था यही कि जो 100 रुपये का नोट है या जो रानी की वाव है वो कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न सीधा पूछे, रानी की वाव कहाँ है, किस राज्य में? तो गुजरात में है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो जो 50 रुपये का हमारा करेंसी नोट है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है हम्पी का रथ। हम्पी का रथ। और लगातार मैं करंट अफेयर्स में इस चीज़ को डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी राजधानी थी हम्पी, और यहाँ पे जो हम्पी मोमेंटम्स है, वहाँ पे जो अलग अलग मंदिर है, विट्ठल स्वामी मंदिर, जिन्होंने रेगुलर हमारे करंट अफेयर्स को देखा है तो उसमें मैंने रेगुलर डिस्कस किया है कि हम्पी का रथ एक महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल है। तो 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी का रथ को बताया गया है, बनाया गया है। वहीं अगर नए वाले 20
रुपये के नोट को देखें, नया जो करेंसी है करेंसी नोट है 20 रुपये का, उसके पीछे क्या है, एल्लोरा की गुफाएं हैं, और एल्लोरा की गुफाएं क्या है, महाराष्ट्र में है। तो हम्पी का रथ कहाँ है, हम्पी का रथ है आपका कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में है। और एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जो कि 20 रुपये के नोट के पीछे है। और एलोरा की और हम्पी का रथ 50 रुपये के नोट के पीछे है। और इसी प्रकार अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 10 रुपये का जो करेंसी नोट है उसके पीछे क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि कहाँ है, ओडिशा में है। चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को एक डिटेल में बता दिया। आपको दोबारा सुनना हो तो वीडियो को बैक कीजिएगा, रिवर्स में जाइएगा और एक बार फिर से सुन लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन आप चीज़ों को कर सकते हैं और सुन सकते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री रहे ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हरे कृष्ण महताब थे, और अभी वर्तमान में नवीन पटनायक है। और राज्यपाल अभी जो है कौन है, वर्तमान यहाँ के ओडिशा के गणेशी लाल राज्यपाल है। तो इसी के साथ ही चलते वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक उपक्रम स्थायी सम्मेलन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, किसे बनाया गया, नया अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो ऑप्शन है सोमा मंडल, सुनीता अय्यर, राजीव दीक्षित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका स्पष्ट आंसर है सोमा मंडल। सोमा मंडल को लेकर लगातार सुर्खियों में कुछ समय पहले बने रहे थे। सोमा मंडल जी बनी रही थी क्योंकि सेल की अध्यक्ष बनी, और सोमा मंडल को अभी सार्वजनिक उपक्रम स्थायी सम्मेलन का नया अध्यक्ष भी चुना गया है। इसके अलावा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष और को सार्वजनिक उपक्रम स्थायी सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसके साथ ही यह केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। कौन सा संगठन, ये सार्वजनिक उपक्रम स्थायी सम्मेलन जो है ये एक संगठन है जो कि केंद्र के जो सार्वजनिक उपक्रम है, यानी कि जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स कंपनीज हैं, सरकारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ONGC है, भेल है, गेल है, नाल्को है, NTPC है। तो ये जो संगठन, ये जो उपक्रम है या सार्वजनिक पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, इनका प्रतिनिधित्व करने वाला ये एक संगठन, एक ऐसा मंच है जिसमें इन सभी के सदस्य या प्रमुख जो अध्यक्ष होते हैं वो एक जगह बैठते हैं और इनकी अपनी अपनी जो समस्याओं को रखते हैं और फिर उन समस्याओं को लेकर भारत सरकार को सूचित किया जाता है। इसी तरीके से सोमा मंडल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वर्तमान अध्यक्ष हैं, और ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तब भी मैंने इनको करंट अफेयर्स में कवर किया था। करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन मैंने डाले थे तो उसमें मैंने इसका डिस्कशन बहुत अच्छे से किया था कि सोमा मंडल जो है सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसी के साथ चलते वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, राहुल देव, नसीरुद्दीन शाह। तो इसका आंसर होगा रजनीकांत। तो थलाइवा के नाम से जाने जाते हैं रजनीकांत को अभी जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने अभी घोषणा की है कि अभिनेता रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि भारत में सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। और इस प्रतिष्ठित अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। कब का 2019 का पुरस्कार दिया जा रहा है अभी वर्तमान में, कब दिया जाएगा, ये 3 मई 2021 को दिया जाएगा। 3 मई 2021 को 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो रजनीकांत को दिया जाएगा। और रजनीकांत ये पुरस्कार पाने वाले 12वें दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो रजनीकांत जी को इससे पहले देखा पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। तो पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें वर्ष 2000 में सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था, वर्ष 2000 में सम्मानित किया गया था। और पद्म विभूषण से इन्हें 2016 में सम्मानित किया गया था। तो अगर भारतीय सिनेमा की बात करें या दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो भारतीय सिनेमा का पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के के नाम से भारत सरकार ने 1969 में 1969 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की थी, और ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। इस तरीके से 2019 का जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो किसे, रजनीकांत को दिया जा रहा है। रजनीकांत जी का रियल नेम क्या है, शिवाजी राव गायकवाड़ रजनीकांत जी का रियल नेम है। अगर किसी को नहीं पता है तो एक नॉलेजेबल चीज़ हो जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो
अमिताभ बच्चन को दिया गया था, जो भारतीय फिल्म अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 का दिया गया था। 2019 वाला किसे दिया जाएगा? रजनीकांत को दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? 3 मई 2021 में प्रदान किया जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारतीय सेना शांतिर अग्रसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। इस अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, तुर्की। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश में इस शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, जो कि 4 अप्रैल से शुरू होगा और 9 दिवसीय ये अभ्यास है। ये भारतीय सेना इसमें हिस्सा लेगी और ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाने और इसके साथ साथ बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्षों को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाएगा। और इस अभ्यास में भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की सेनाएं भी भाग लेंगी। तो भारतीय सेना के साथ साथ भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की सेना शामिल होगी, इसीलिए यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास इसे कहा जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत के साथ अभी हुए कुछ जो अन्य सैन्य अभ्यास हैं, जैसे एक्स डेजर्ट नाइट 21, ठीक है, ये भारत और फ्रांस के मध्य हुआ अभी राजस्थान में। वज्र प्रहार 2021 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हो रहा है। ये अभी वर्तमान में डस्ट लिंक 2 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हुआ। ये हमारी वायुसेना के साथ ये अभ्यास है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, जो लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं और बारी बारी करके मैंने इनको करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया है। वज्र प्रहार को मैं डिटेल में अगली वीडियो में अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो क्योंकि अभी ये चल रहा है। तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाने वाले ये प्रश्न होते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत सरकार ने किस देश के छात्रों के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? कौन सी मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के छात्रों यानी कि वे छात्र जिनके वंशज बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में सेनानी के रूप में जिन्होंने काम किया, तो भारत सरकार ने अपनी नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के 2000 वंशजों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। और ये योजना 2017 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। और ढाका में भारतीय उच्च आयोग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उच्च माध्यमिक और स्नातक श्रेणियों में से प्रत्येक में 1000 छात्र बुधवार से सीधे अपने खाते में छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करना शुरू कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सेनानियों के जो 2000 वंशज होंगे उनको ये छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है भारत सरकार द्वारा। तो इसी के साथ ये था आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना होता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि बगैर प्रयास किए सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है महेंद्र गिरी, राजेंद्र गौतम, रवि कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, पिछली वीडियो से लिया गया प्रश्न है। तो पिछली वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है, अच्छे से समझा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।